दीवान बनने के लिए कोई योग्य है तो वो विलितंबी है। कोच्चिन चलकर कर्नल मकौले से मिलते हैं, देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा नया जाल बिछा है। You need to create crisis in Travancore, like army rebellion. महाराज बालाराम वर्मा ने आपको फांसी देने का आदेश दिया है। कुंद्रा एल्लमपुर मंदिर के भगवान महादेव को साक्षी मानते हुए ये घोषणा करता हूँ कि उन दुष्ट अंग्रेजों को इस भूमि से जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। कोविड के प्रति सावधान रहते हुए सतर्कता के साथ त्योहार मनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। नमामि गंगे अभियान को बताया जन आंदोलन, कहा वैश्विक स्तर पर मिल रही है अभियान को पहचान। देशवासियों को दी क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। चीन समेत कुछ देशों में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क। केंद्र ने राज्यों को दिया मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन प्लांट के मोर्चे पर सभी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश। समूचे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर जारी रहने का जताया अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान सामान्य से नीचे। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज। दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। क्रिसमस के जश्न में करें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। और खेलों में भारत ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश पर दर्ज की 3 विकेट से रोमांचक जीत। 2 मैचों की सीरीज 2-0 से की अपने नाम। सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले चेतेश्वर पुजारा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आकाशवाणी से मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। ये मन की बात कार्यक्रम का 96वां एपिसोड था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बार 2022 में भारत की उपलब्धियों को साझा किया। पीएम ने कहा, इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का और अधिक विस्तार हुआ है। इस साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश द्वारा तमाम क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत का अवलोकन हमेशा हमें वर्तमान और भविष्य की तैयारियों की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना।
2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, खेल के मैदान में भी हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। पीएम ने कहा कि देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए कई अद्भुत आयोजन किए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार है। साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नए साल में G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर ले जाकर आयोजन को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नमामि गंगे अभियान पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये अभियान एक जन आंदोलन है जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन का दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है और उसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है और गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान देश की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। पीएम ने कहा कि नमामि गंगे मिशन का विस्तार नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी ने। ये पिछले 14 साल से
12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का सोमगो लेक, उसे स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लिया है। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था, तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहाँ चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। पीएम ने कहा कि समाज, गांव, शहर और दफ्तरों में भी यह अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं, और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलोंग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया, और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। पीएम ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी को याद किया। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैं अश्क कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैं अश्क कमल का चरखा बनाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अटल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अटल जी को पुष्पांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अटल जी को पुष्पांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। मालवीय जी ने देश की आज़ादी के लिए भरसक प्रयत्न किया और भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मालवीय जी महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता तथा राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के एक बड़े केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें सम्मानपूर्वक महामना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति वंश ने संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित मदन मोहन मालवीय को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मां भारती की महान संतान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। देश की शिक्षा जगत की समृद्धि के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। मैं भारत रत्न महामना जी के चरणों में वंदन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व जिस बीज को उन्होंने बोया था वो आज कितना बड़ा विराट ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया है। 100 साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सूजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें। शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। समूचे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर तेज हो जाने के कारण तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान जमाव बिंदु से लगातार नीचे दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम जगहों पर पारा औसतन -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय इलाकों में अगले 2 दिन भारी बरसात का अनुमान है। 26 दिसंबर को दक्षिण केरल और 27 दिसंबर को लक्षद्वीप में भारी बरसात हो सकती है। 24 और 25 दिसंबर को मछुआरों को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तटीय क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। दुनिया भर में धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। गोवा, मुंबई, कर्नाटक और दिल्ली में लोगों पर क्रिसमस का खुमार छाया हुआ है। इससे पहले रात 12 बजे के बाद लोग क्रिसमस के जश्न में डूब गए। इस विशेष मौके पर चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के मदुरई, पश्चिम बंगाल के असम के सिलीगुड़ी, बिहार के पटना, दिल्ली और गोवा में चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया। लोगों ने क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लिया। देश भर में लोग क्रिसमस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर ओडिशा के सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र के किनारे गंजाम के गोपालपुर में 1500 किलो टमाटर से 27 फीट ऊंचा सेंटा क्लॉज बनाया। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास का चिंत 2022 चल रहा है। दोनों देशों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से उमरोई में ये अभ्यास शुरू हुआ। इसका समापन 28 दिसंबर को होगा। तुनिशा शर्मा मौत मामले में परिवार के आरोप और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने तुनिशा शर्मा के को स्टार शीजान खान के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज कर उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत शीजान खान को आज कोर्ट में पेश किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। भीषण सर्दी और तूफान के चलते अमेरिका का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान की वजह से 20 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ओहियो में भी भारी बर्फबारी जारी है। ओहियो में बर्फ धीरे धीरे घरों और कारों को पूरी तरह से ढक चुकी है। तूफानी चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। और कनाडा में आए भयानक तूफान ने तबाही मचाई हुई है। इस तूफान से जो आर्कटिक तूफान है, जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। कई राज्यों में तकरीबन 3,17,000 लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और तूफान के चलते यातायात सेवा बाधित हुई है। सड़क और रेल सेवा पर भी काफ़ी असर पड़ा है और प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कनाडा के मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मौसम में बदलाव जारी रहने की उम्मीद है। तापमान बढ़ने और बारिश की भी उम्मीद जताई गई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश द्वारा दिए गए 145 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही भारत ने जयदेव उनादकट का विकेट गंवा दिया। उन्हें शाकिब अल हसन ने एलबीडब्ल्यू किया। वे 16 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत को ऋषभ पंत और अक्षय पटेल के रूप में 2 बड़े झटके लगे। ये दोनों खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। पंत 13 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अक्षय पटेल 69 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अश्विन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और 8वें विकेट के लिए 71 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिला दी। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 231 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।